हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उड़ान बैच के अंतर्गत साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दाब को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने बल के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, उसमें एमसीक्यू भी सॉल्व कराया। आज की इस वीडियो में हम बल से संबंधित जितनी भी जानकारी कंप्लीट हो गई हैं, तो इसलिए हम दाब से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं इस वीडियो में कलेक्ट करेंगे। अगर जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है दाब। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग दाब, या तो स्क्रीनशॉट करते चलिएगा या तो इसका नोट्स बनाते लिखते हुए चलिएगा। देखिए दाब क्या होता है। जैसे कोई दिया गया है बर्तन, मानते हैं इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अगर जो इस पर हम क्या करें, ऊपर से दबाएं तो क्या होगा, इस पर क्या होगा, ये पिचक सकता है, या फिर अगर जो कमज़ोर रहेगा तो पिचक जाएगा, अगर जो कमज़ोर नहीं रहेगा तो पिचकेगा नहीं। तो क्या कर रहे हैं, हम इस पर बल लगा के दबा रहे हैं। तो यही होता है दाब एक प्रकार से। तो इसका डिफिनीसन हम चलिए देख लेते हैं। क्या होता है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई इस तरह से दिया गया है एरिया, अब इस पर जो बल कार्य करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे, ठीक है। तो दाब का परिभाषा आप लोग समझ चुके होंगे, मुझे आशा है। क्या होता है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। डिफिनीशन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन से इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो 8 में है तो 9th में भी जाएंगे तो 9th में भी पढ़ना है दाब आपके बारे में। तो यहाँ पढ़े रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। देखिए दाब कैसी राशि है, तो दाब एक अदिश राशि है। पिछले लेक्चर में मैंने बल को बताया था, तो उसमें बताया बल कौन सी राशि है। तो आप लोग अगर जो वीडियो देखे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि बल कौन सी राशि है, ठीक है। बल कौन सी राशि है ये कमेंट करके बताएंगे। दाब कौन सी राशि है, ये है अदिश राशि, ठीक है। इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखा गया है, देख लीजिए। इससे MCQ बन सकता है आपका, ठीक है। मात्रक क्या होता है दाब का, और एक इसका मात्रक होता है पास्कल, जिसको PA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और देखिए अगर जो इसका CGS मात्रक देखना चाहें, CGS, ठीक है, मात्रक, तो ये क्या होता है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा, ये लिखा गया है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे अगर जो SI में देखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन से अगर जो CGS में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देख लेते हैं हम। देखिए बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, F से, ठीक है। और प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर यानी कि दाब को P से, ठीक है। अगर जो PA लिखा गया है तो इसका मतलब हो गया पास्कल, अगर जो केवल P लिखा गया है तो इसका मतलब प्रेशर यानी कि दाब है, ठीक है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, ठीक है, F अपान ए। F का मतलब क्या हो गया, बल, उसके बाद में A का मतलब क्या हो गया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ इसका इक्विवेलेंट मीनिंग लिखा गया है, तो इसको भी समझ लेते हैं। P का अर्थ क्या हो गया है, सतह पर लगने वाला दाब, और सतह के लंबवत लगने वाला जो बल होगा उसको क्या कहेंगे, हम F कहेंगे। और ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये मतलब एरिया बताए हम, जिस क्षेत्रफल पर लगेगा वही एरिया काउंट करेंगे। जैसे अगर जो इस तरह का आकृति दिया गया है, उसके बाद में इस पर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इस बल को मानेंगे। जब न्यूमेरिकल आप लोग लगाएंगे, आपके बुक में दिया गया है 1-2 न्यूमेरिकल, तो लगाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा इस फार्मूले का मतलब। अगर जो नहीं लगाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक होगा तथा क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम होगा, ठीक है। इसका मतलब हम समझ लेते हैं, फार्मूले समझेंगे एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान से देखिए केवल बस आप लोग। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्षेत्रफल कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, दाब अधिक हो जाएगा। जैसे क्षेत्रफल दिया गया है ये, ठीक है, तो इसको अगर जो हम कम कर दें नीचे वाली वैल्यू, तो कह रहा है ये वाला अधिक हो जाएगा। कैसे, अगर जो मानते हैं हम स्टार्टिंग में ये था 5, उसके बाद में ये था 2, ठीक है। अब कह रहा कि क्षेत्रफल कम कर दिया जाए। क्षेत्रफल मतलब नीचे वाला दिया गया है, एरिया नीचे वाला है ना, तो इसको कम कर देंगे तो क्या मानते हैं, 2 से हम 1 कर देंगे। ऊपर वाला वैसे ही रहने दे रहे हैं, नीचे वाला 1 कम कर दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, पहले इस कंडीशन में क्या आ रहा था, 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर आ रहा था, 2.5 मान सकते हैं, 2.5 पास्कल। और इस कंडीशन में कितना आ गया, 5 आ गया। तो एक प्रकार से जो ये कहा गया है कि अगर जो क्षेत्रफल पर को कम करोगे तो हमें क्या मिलेगा, जो दाब है और अधिक लगेगा।
अगर जो यहाँ से नहीं समझ में आया तो एक उदाहरण हम और देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए। जिसे मानते हैं ये कोई सिलेंडर दिया गया है, अगर जो हम कहें इस पर आपको दाब लगाना है, ठीक है, आपके पास टोटल एनर्जी है, मानते हैं हम 50 kg का एनर्जी इस पर लगा सकते हैं, इस पर, ठीक है। अगर जो क्षेत्रफल इतना दिया गया था, अगर जो इस कंडीशन में इतना कर दिया जाए, इसका इतना बढ़ा दिया जाए, तो क्या आप पूरे पर उतना ही एनर्जी लगा सकते हैं जितना इधर इस पर लगा सकते थे? नहीं लगा सकते हैं, कभी भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ लगाएंगे कुछ एनर्जी, कुछ इधर लगाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन से यहाँ में थोड़ा एरिया दिया गया है तो यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं यहाँ से। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाएगा। जैसे क्षेत्रफल इसका मान अधिक कर दिए, जैसे लिखे थे हम 5/2, अब का क्या कर रहे हैं हम, इसका मान अधिक कर दे रहे हैं, तो हम क्या करें, 2 से इसको 3 कर दे तो क्या हो जाएगा 5/3। तो कौन अधिक है, 5/2 अधिक है कि 5/3 अधिक है? तो 5/2 जाहिर सी बात है अधिक है, ठीक है। जब इसका भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से मान निकल जाएगा। इसका मान आया था 2.5 और इसका मान कितना आ जाएगा 3×3। उसके बाद में इस तरह से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, 3×6 = 18, 1.6। तो कौन ज़्यादा, यही तो ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है, क्षेत्रफल को अगर जो अधिक करोगे, 2 था या इसको हम बढ़ा दिए तो क्या होगा, जो दाब होगा, दाब यही है दिया गया है P, ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो था दाब के बारे में इतना। अब हम देखते हैं आगे। देखिए पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है, अगर जो कोई तरल दिया गया है, यानी कि कोई द्रव भरा गया है किसी बर्तन में, ठीक है, तो क्या करेगा, ये सभी जो दिया गया है चारों तरफ ये समान बल लगाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ तक भर दिए तो क्या करेगा, ये नीचे भी उतना ही बल लगाएगा इस तरह से, और इस साइड में भी वैसा ही बल लगाएगा, ठीक है। यही क्या कहता है, पास्कल का नियम कहता है। इस नियम के अनुसार तरल पदार्थ में किसी बिंदु पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर जो कोई बर्तन दिया गया है तो उसमें क्या करें हम, इस तरह से दिया गया मानते हैं, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। इस तरह से कोई बर्तन दिया गया है, अगर जो इसमें हम भर दिए हैं कोई भी तरल, ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर जो हम कहीं पर एक पॉइंट पर दबाएंगे तो क्या करेगा, सभी दिशाओं में समान दाब लगेगा। यही कहता है पास्कल का नियम, ठीक है। तो इसको पहली बात समझ लीजिए। अब देखते हैं हम आगे के टॉपिक, द्रव दाब के नियम, यानी कि लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। चलिए, स्थिर दरों में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, ठीक है। ये पहला नियम कहता है कि अगर जो कोई स्थिर द्रव दिया गया है आपको, जैसे ये दिया गया है जल, ठीक है, इसमें जल भरा गया है और स्थिर है ये, तो इसमें जो क्षैतिज पर होगा नीचे, यानी कि यहाँ पर जो होगा, अगर जो एक बिंदु पर दाब लगाया जाए तो सभी जगह क्या होगा, दाब समान होगा। इसके बाद में देखें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, स्थिर दरों के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में समान होता है। अगर जो हम यहाँ निकालें दाब तब भी समान होगा, यहाँ भी निकालें दाब समान होगा, यहाँ निकालें, कहीं हर जगह चाहे जहाँ निकालेंगे तो दाब समान रहेगा। ये दूसरा पॉइंट कह रहा है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसको भी समझ लीजिए। दरों के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या, अगर जो दिया गया है यहाँ तक भरा गया कोई तरल, तो जैसे नीचे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, उसके ये अनुक्रमानुपाती रहेगा। ये पहला कंडीशन कह रहा है। अनुक्रमानुपाती का मतलब कि अगर जो दिया गया प्रेशर अनुक्रमानुपाती दिया गया हाइट के इस तरह से, तो कहने का मतलब अगर जो हम एच का मान बढ़ाएं, यानी कि जो दिया गया हाइट इसका मान बढ़ाएं तो पी का मान भी बढ़ेगा। यानी कि एच का मान बढ़ा रहे हैं हम तो पी का मान भी बढ़ेगा। अगर जो एच का मान घटा रहे हैं तो पी का मान घटेगा। ये कहता है अनुक्रमानुपाती का नियम, यही कहता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती अगर जो कोई दिया गया है तो ये कंडीशन फॉलो करते हैं। तीसरा हम समझ लेते हैं क्या, देखिए, किसी बिंदु पर दरों का दाब दरों के घनत्व पर निर्भर करता है। देखिए अभी घनत्व का फार्मूला हम जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि घनत्व पर कैसे निर्भर करता है। चलिए यहाँ हम समझा दे रहे हैं, हो सकता भूल जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं। देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। ये होता है घनत्व का फार्मूला। घनत्व को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद में द्रव्यमान को हम यम से, उसके बाद में आयतन को वी से। तो ये भी फार्मूला नोट कर लीजिए, इसका भी यूज आएगा न्यूमेरिकल जब आप लोग लगाएंगे, ठीक है। घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अगर जो मात्रक इसकी बात की जाए घनत्व वाले की, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा kg/m²।
मीटर क्यूब, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी लिख सकते हैं जिस अकॉर्डिंग पूछेगा। अगर जो एमकेएस में पूछेगा तो ये हो जाएगा, अगर जो सीजीएस में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हम देखते हैं आगे के टॉपिक। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अपने बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए वो, और बुक को भी पढ़िए। अगर जो सीएचएस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर जो जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आए तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं उत्प्लवन बल, ठीक है, उत्प्लावन बल ये क्या होता है इसके बारे में चलिए समझ लेते हैं हम। किसी तरल, अगर जो कोई तरल दिया गया है, तरल का मतलब क्या, उसमें हम द्रव को भी ले सकते हैं और गैस को भी, ठीक है। तरल, जहाँ भी तरल की बात आ गई वहाँ अपने मन में समझ लेना कि कह क्या रहा है, या तो द्रव होगा या तो गैस होगा। किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई मानते हैं यहाँ दिया गया है, एक बीकर दिया गया है, यह एक बर्तन मानते हैं, इस तरह से दिया गया है। अब इसमें हम क्या करें, कोई वस्तु को डुबाएं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर जो कोई वस्तु रखा इस तरह से यहाँ पर दिया गया है और यहाँ दिया गया है, अब इसको ये डूब नहीं रहा, तो इसको डुबाओगे तो क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि ये ऊपर से नीचे से एक बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसी बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, है ना। आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी देखा होगा, जैसे आप कभी क्रिकेट विकेट खेलने गए होंगे तालाब के पास में, तो वहाँ से आप लोग एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, हम समझाना चाह रहे हैं। जब गेंद आपकी तालाब में चली जाती है तो क्या हो जाता है, वो वहाँ से डूबती नहीं है। अगर जो और डुबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जल से ऊपर कोई ऐसे उठाकर फेंक रहा है। और इसका एक एग्जाम्पल आप लोग बहुत मज़ेदार वाला हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। जब पहले बहुत लोग क्या बताते थे कि जब नहाने जाते हैं तालाब में तो क्या होता है, कोई, इधर देखिए थोड़ा समझिए, मानते हैं ये कोई तालाब है, अब इसमें कोई व्यक्ति नहाने गया है, कोई बच्चे नहाने जाते हैं ना, तो इसमें क्या होते हैं, डूबने लगते हैं, बहुत लोग डूबने लगते हैं। तो क्या होता है, कहते हैं डूब रहा था तो गंगा जी 7 बेर ऊपर फेंकती हैं, 3 बेर ऊपर फेंकती हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये उत्प्लावन बल के कारण वो 3 बार 10 बार ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि गंगा जी आकर के 3 दाई फेंकी ऊपर, उसके बाद में तुम बच पाए तो बच गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उत्प्लावन बल के कारण ही आदमी ऊपर जाता है, उसके बाद में फिर नीचे आता है। ये उत्प्लावन बल का एक रोचक उदाहरण था, तो इससे आप उत्प्लावन बल को एकदम बढ़िया समझ सकते हैं। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं तैरते के नियम, यानी कि तैरने के नियम होना चाहिए, यहाँ तैरते लिख दिया गया है, ठीक है। देखिए इसका नियम क्या होता है, नियमित वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे आप अगर जो तालाब में तैरने जा रहे हैं या फिर कोई लकड़ी वगैरह फेंके हैं, अगर जो वो तैर रहा है तो क्या करेगा, जितना डूबा है उतना द्रव क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। जैसे आप तालाब में कुछ फेंकेंगे तो क्या होगा, अगर जो कंकड़ फेंके हैं तो कंकड़ जितना गया है उतने भार का पानी ऊपर उठेगा, ठीक है। ये तैरने का नियम कहता है। उसके बाद में वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र तथा हटाए गए द्रव के गुरुत्वीय केंद्र दोनों ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होते हैं। जैसे जैसे इस तरह से था तालाब, तो यहाँ फेंके हम, तो यह क्या करेगा, नीचे से अगर जो ऊपर से फेंके हैं तो क्या करेगा, नीचे आएगा, और जल क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये तैरने का नियम होता है। इस पर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप लोग इस डिफिनीशन को अच्छे समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आप पूरा लेक्चर एक बार में देख नहीं सकते हैं। नोट्स रहेगा तो पलट पलट कर जल्दी जल्दी से देख सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके बाद में एक टॉपिक और है, उसके बाद में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, इसको हम चलिए समझ लेते हैं। देखिए आप लोग उत्प्लावन बल पढ़ चुके हैं, तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्या होता है देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है, ठीक है। जैसे कोई द्रव दिया गया है इस तरह से, अब इसमें कोई भरा गया, क्या तरल भरा गया है, तरल का मतलब द्रव भरा गया है या फिर गैस भरा गया है। अब इसमें कोई वस्तु आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। जैसे अब जो डुबाएंगे तो लगेगा क्या, भार में कम हो रहा है। अगर जो उठाए रहेंगे तो क्या लगता है कि ज़्यादा वेट है, लेकिन से पानी में रखेंगे तो भार में क्या होगा, कमी का आभास होता है। भार में आगे देखिए क्या लिखा गया है,
भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए दरों के भार के बराबर होता है। इसे आर्मडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इस डिफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा आप और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन में आ भी सकता है कि कौन सा कथन सत्य है आर्मडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे टॉपिक। देखिए, आर्मडीज का जो सिद्धांत है इसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला दिया गया है, यह पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। जब अपेक्षिक घनत्व निकालेंगे तो हम किसका उपयोग करेंगे? आर्मडीज का सिद्धांत का। इसके बाद में दूसरा देखिए, जलयानों तथा पनडुब्बी की डिजाइन बनाने में किया जाता है। ठीक है, आर्मडीज का सिद्धांत जो है, अगर जो जलयान बनाया जा रहा है, पनडुब्बी बनाई जा रही है, तो वहाँ पर इसका यूज होगा। ठीक है, दूध मापी में दूध की शुद्धता मापने के लिए। देखिए, अगर जो आप लोग दूध वाले के पास देखेंगे, जो दूध लेने आते हैं या दूध देने आते हैं, तो क्या करते हैं, उनके पास एक होता है क्या बोलते हैं उसको, दूध नापने की एक मशीन होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, यहाँ दिया गया है, उसी से क्या करते हैं, दूध को नापते हैं। तो ये किस पर आधारित होता है? ये आर्मडीज का सिद्धांत पर आधारित होता है। उसके बाद में आर्द्रता से दरों का घनत्व ज्ञात करने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, इसका आर्मडीज का सिद्धांत का। इसके बाद में पानी में बर्फ़ तैरना भी इसी से समझा जा सकता है। जैसे बताते नहीं हैं कि बहुत लोग कि पानी में बर्फ़ तैरता क्यों है, तो क्यों तैरता है, ये आर्मडीज के सिद्धांत पर तैरता है। उसके बाद में उत्प्लावकता के तरलों व गैस का गुण। ठीक है, जैसे इन दोनों का गुण कैसा है, इसके बारे में भी यही आर्मडीज का सिद्धांत बताता है। तो आज के लेक्चर में हमने जितने भी दाब से संबंधित डिफिनेशन थे उनको हमने डिस्कस किया है। अगर जो आप लोग को जानकारी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।